हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी। दोस्तों, आपका मैं अपने अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ देख सकते हैं। इसमें दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ शामिल किया जाता है, जिससे आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो बिहार का, चाहे वो नेशनल लेवल का, आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग 5 अप्रैल 2025 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ देखेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल पे मंथली आप देख सकते हैं, वीडियो भी मैं डालता हूं। तो दोस्तों, देर ना करें, हमारे चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में बहने वाली लखनदेई नदी से गाद निकालकर उसे नया जीवन दिया जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर में बहती है दोस्तों। बिहार सरकार ने उत्तर बिहार की 2 प्रमुख नदियां लखनदेई तथा बलान नदी को फिर से गाद मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। जमुआरी और नून नदियों से मिलकर बनी बलान नदी लंबे समय से गाद की समस्या से जूझ रही है। नदी समस्तीपुर से निकलती है और दलसी सराय होते हुए लगभग 78 किलोमीटर बहती हुई बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। लखनदेई नदी दक्षिणी नेपाल और भारत के बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह बागमती नदी की एक उपनदी है। लखनदेई नदी नेपाल में इस नदी की मुख्य धारा सरलाही जिले में हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में आरंभ होती है। फिर यह भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और सीतामढ़ी शहर से होते हुए मुजफ्फर जिले के कटरा में बागमती नदी में विलय हो जाती है। लखनदेई नदी बाढ़ की विभीषिका के लिए भी जानी जाती है। गाद के कारण लखनदेई नदी अब मुजफ्फरपुर शहर में जो है दोस्तों नाले में तब्दील हो चुकी है। बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे गंगा नदी बिहार में, बक्सर जिले के चौसा में गंगा नदी यूपी से बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। पटना जिले में इसकी कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले स्थित है। सोन नदी दोस्तों, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां है छत्तीसगढ़ में। बिहार में पटना के मनेर में गंगा मैया मिल जाती है। बिहार में बालू का प्रमुख स्रोत है ये। घर बनाने में जो लाल लाल बालू लगता है ना दोस्तों, इसी से निकलता है, जान लीजिए। कोसी नदी, कोसी नदी के बारे में दोस्तों कौन नहीं जानता, ये बिहार की शोक नदी है। जब ये अपना प्रचंड रूप धारण करती है तो बिहार में लगभग 12 से 13 जिले डूब जाते हैं दोस्तों। तो ये कोसी नदी उद्गम स्थल नेपाल का हिमालय से निकलती है। कोसी नदी जो है सुपौल जिले से बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये कटिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। यह भी गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी बिहार की प्रमुख नदी है ये भी, जिसे काली गंडक या नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत नेपाल सीमा के पास से निकलती है गंडक नदी और मस्तंग क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करती है। नेपाल से भूमि से गुजरने के बाद यह त्रिवेणी धाम में भारत नेपाल सीमा को पार करती है और बिहार के वाल्मीकि नगर पहुंचती है। करमनासा नदी दोस्तों, यही वो नदी है जो बिहार और यूपी को बांटती है। जो है यह नदी है दोस्तों, एक सीमा बनाती है बिहार यूपी के बीच। करमनासा नदी की कुल लंबाई केवल 192 किलोमीटर है। यह बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यह बिहार की सबसे छोटी नदी है। फल्गु नदी दोस्तों सबसे पवित्र नदी, ऐसी नदी के किनारे पिंडदान होता है। ठीक है दोस्तों, फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर नामक एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। यह गया में है। फल्गु नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। लीलाजन और मुहाना नदियों के संगम से बनी फल्गु नदी हिंदू, बौद्ध और जैनियों के लिए प्रमुख धार्मिक महत्व रखती है। आप देखिए दोस्तों, ये फल्गु नदी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ डायरेक्ट बीपीएससी में कि ये किस नदियों का संगम है, तो लीलाजन और मुहाना। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। मुजफ्फरपुर की बारे बात हुई है तो मुजफ्फरपुर की जीआई टैग प्राप्त शाही लीची विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, आप जानते हैं। लीची उत्पादन में बिहार भारत में प्रथम स्थान पर है। मुजफ्फरपुर जिला जो है स्मार्ट सिटी में भी शामिल है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाए गए वो बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ में सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बताऊंगा दोस्तों, कंटेंट्स को। तो ये जान लीजिए, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बहने वाली लखनदेई नदी से गाद निकालकर उसे नया जीवन दिया जाएगा। ठीक है, और बलान नदी को भी।
दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में राजकीय मेले का शुभारंभ बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने किया है? तो दोस्तों पूर्णिया जिले के रहने वाले, पूर्णिया जिले में, बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में राजकीय मेले का शुभारंभ बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। सम्राट चौधरी के साथ मेले में खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह भी मौजूद रही तथा जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। मेले के उद्घाटन के दौरान सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की है कि 15 अगस्त 2025 से पहले पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। पूर्णिया से पटना के बीच 6000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे बनने वाला है। बिहारीगंज और कुर्सेला के बीच नई रेल लाइन भी बिछाई जाएगी। पूर्णिया जिला और प्रमंडल भी है दोस्तों। पूर्णिया शहर बिहार राज्य में स्थित है और राज्य की राजधानी पटना से 300 किलोमीटर दूर है। शहरी और ग्रामीण आबादी के मामले में बिहार का चौथा सबसे बड़ा शहर पूर्णिया है। पूर्णिया का जिला भारत के सबसे पुराने जिलों में से एक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1770 में अस्तित्व में है और बिहार का सबसे पुराना जिला है। पूर्णिया सीमांचल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के बिहार प्रांत का एक प्रमंडल है। इसके अंतर्गत अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले आते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का लिंगानुपात 918। दोस्तों इस पर बीपीएससी भी पूछ चुका है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल 38 जिले, 101 अनुमंडल, प्रखंड 534। बिहार की साक्षरता दर 2011 के जनसंख्या गणना के अनुसार 61.8% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया है? तो दोस्तों 99.21%। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार के लिए। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,78,725 करोड़ के कुल बजट का 99.21% राशि खर्च की है, यानी 2,76,522 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ खर्च किया। 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य विधानसभा में 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। कुल बजट का 60,964 करोड़ रुपए, लगभग 19.24% हिस्सा और सबसे सर्वाधिक आवंटन शिक्षा को दिया गया है। बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की कमाई का प्रमुख स्रोत केंद्रीय करों में हिस्सेदारी रही है। बिहार सरकार का सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवाओं पर हो रहा है। बिहार का राजकोषीय घाटा 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% रहने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के दौरान 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान बिहार की विकास दर वर्तमान मूल्यों पर 14.5% रही है। बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 के 2.47 लाख करोड़ की तुलना में 3.5 लाख गुना बढ़कर 2023-24 में 8.54 लाख करोड़ हो गई है। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में बिहार पूरे देश भर में 8वें स्थान पर आता है। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, जो 58.6% है। इसके बाद उद्योग द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5%, कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 12.8% से बढ़कर 66,828 रुपए हो गई है, जबकि स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 7.6% से बढ़कर 36,333 रुपए हो गई है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको एग्जामों में डायरेक्ट पूछता है, तो इसको ध्यान रखिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार के लिए कि उसने 2024-25 वित्तीय वर्ष का लगभग 99.21% खर्च किया है। अब चलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय खबरों की तरफ। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों बैंकॉक में। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया, जिसका थीम बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था।
शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष थाईलैंड ने की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। दोस्तों देखिए, यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका शामिल हैं। 2 दक्षिणी पूर्व एशिया देश म्यांमार, थाईलैंड भी इसमें शामिल हैं। भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या क्या महत्व है? यह भारत को 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। पहला है नेबरहुड फर्स्ट। देश की सीमा के नजदीकी क्षेत्रों को प्रधानता एक एक्ट ईस्ट भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल के खाड़ी से क्षेत्र से जोड़ता है। इसकी स्थापना जो है शीत युद्ध के बाद वर्ष 1997 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग में सुधार करना है। इसमें थाईलैंड और भारत की उपस्थिति के साथ सत्ता का संतुलन है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा यहाँ की थाई बात है, राजा यहाँ के वजीरा लोंगकॉर्न है। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम देश था। यह सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने 3 अप्रैल 2005 को श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा की जगह यह पदभार संभाला है। दोस्तों आईसीसी के अगर प्रमुख की बात की जाए तो जय शाह है। बीसीसीआई प्रमुख की बात की जाए तो रोजर बिन्नी है। पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारतीय राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं वो दोस्तों जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों एलटीएसयू पंजाब और एनएचटीसी के साथ। रेल मंत्रालय के तहत नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया ने रेलवे क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लैबरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस संयुक्त बोली में इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के फुटबॉल संघ शामिल हैं। यह घोषणा फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने सर्बिया के बेलग्रेड में यूएफए कांग्रेस के दौरान की है। शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का। शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। वो दीपक मोहंती की जगह लेंगे। 3 अप्रैल 2025 को नासा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किस भारतीय एस्ट्रोनॉट को मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा? तो शुभांशु शुक्ला को। 3 अप्रैल 2025 को नासा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला 14 दिन तक आईएसएस पर रहेंगे। नासा और इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के अंतर्गत शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत आईएसएस जाएंगे। इस मिशन में पैगी विटसन कमांडर होंगी, वही शुभांशु शुक्ला पायलट होंगे। इसके अलावा स्लावासूस एंड तिबोर कापू मिशन एक्सपर्ट होंगे। शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर हैं। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। पहले भारतीय ग्रुप में
राकेश शर्मा ने 1984 में रूस की स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 26%। दोस्तों, देशों पर टैरिफ लगाकर जो है अमेरिकी ट्रंप ने जो है एक शीत युद्ध छेड़ दिया है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मेक अमेरिकी वेल्थ हेल्दी अगेन इवेंट में रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। यह रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू होंगे। युवा स्पार्क के किस संस्थापक को भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, आकर्ष श्रॉफ को। युवा स्कॉर्प के संस्थापक आकर्ष श्रॉफ को भारत ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ाने, विशेष रूप से आंगनवाड़ी डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा बुनियादी ढांचे में नवाचार के माध्यम से उनके अग्रणी प्रयासों के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से आकर्ष श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 30 वर्ष से कम आयु के उन व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के लिए अनुकरणीय प्रतिबद्धता दिखाई है। यह पुरस्कार आकर्ष को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया है। इस कार्यक्रम में वर्तमान और पिछले वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें कुल 22 युवा परिवर्तनकारियों को सम्मानित किया गया। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत किस स्थान पर आया है? तो 36वें स्थान पर। भारत ने अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने और एकीकृत करने की अपनी क्षमता में उल्लेखनीय प्रगति की है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक पर इसकी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अंकटाड की 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत 170 देशों में से 36वें स्थान पर है, जो 2022 में 48वें स्थान की अपनी पिछली रैंकिंग से काफी सुधार दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन केंद्र प्रायोजित योजना जीवंत गांव कार्यक्रम 2 को मंजूरी दी है? तो 4 अप्रैल 2025 को। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक में केंद्र प्रायोजित योजना जीवंत कार्यक्रम 2 को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने बैंकॉक थाईलैंड से वर्चुअली बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि वह 3-4 अप्रैल को थाईलैंड की राजकीय यात्रा पर हैं। जीवंत कार्यक्रम 2 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जीवंत कार्यक्रम 1 का पूरक होगा। जीवंत कार्यक्रम 2 की अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक है। योजना के लिए कुल आवंटन 6,839 करोड़ रुपए का है। यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। जीवंत कार्यक्रम 1 और 2 का क्रियान्वयन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। जीवंत गांव कार्यक्रम 2 का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे पिछड़े गांवों का विकास करना है, ताकि लोग इन क्षेत्रों से पलायन न करें और शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार का शिकार न बने। यहाँ पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर इन लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने पर केंद्र सरकार था। ये बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। आप जानते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट ही ले लीजिए, वहां पर कितने गांव जो है बॉर्डर में, वहां पर चीन का प्रभुत्व रहता है, तो इसीलिए वहां के लोगों में सरकार के प्रति कोई गलतफहमी ना और कोई गलत कदम न, देशद्रोही कदम न उठा लें, उनको सरकार द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात कितने करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया? तो 23,622 करोड़। भारत का रक्षा निर्यात में वृद्धि की मुख्य बातें, अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़, लगभग 2.76 बिलियन रहा। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के 21,083 करोड़ के मुकाबले 12.04% की वृद्धि को दर्शाता है। 2539 करोड़ की वृद्धि भारतीय रक्षा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति को दर्शाती है। लगभग 80 देशों को भारत का उत्पाद बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2029 तक 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
यह लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है और आयात पर निर्भरता कम करना है। भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। एशिया का पहला तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे भारत में कहां बनेगा? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एशिया की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना तारा देवी शिमला रोपवे परियोजना का निर्माण हो सकता है। यह परियोजना कथित तौर पर 13.79 किलोमीटर लंबी है और इसकी लागत 1734 करोड़ हो सकती है। यह बोल्विया के रोपवे के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा, जिसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल यहाँ के शिव प्रताप शुक्ल हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किस दिन पारित हो गया? देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा जहदोजहद हुई लोकसभा या राज्यसभा में। जब पारित हुआ तो विपक्ष में भी वोट पड़े, पक्ष में भी पड़े। तो दोस्तों, 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन बिल 2025 को लोकसभा में पारित हुआ। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश किया। यह बिल लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो गया। लोकसभा में 288 सांसदों ने इस बिल के पक्ष में वोट डाला, जबकि 235 ने विपक्ष में वोट डाला। इस बिल को केंद्र में सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन दिया। अब थोड़ा इसके बारे में दोस्तों जानते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ की अवधारणा इस्लामिक कानूनों और परंपराओं में निहित है। यह एक मुस्लिम द्वारा मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण जैसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए दान को संदर्भित करता है। वक्फ की एक और परिभाषा विशेषता यह है कि यह अविभाज्य है। इसका अर्थ है इसे बेचा, उपहार या विरासत में नहीं दिया जा सकता तथा उस पर कोई बोझ नहीं डाला सकता। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद स्वामित्व वक्फ करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, एक बार आपने अपनी जमीन वक्फ को सौंप दी तो उसके बाद आपका उस पर मालिकाना हक खत्म हो जाता है और वह अल्लाह यानी इस्लामिक धर्म के जो भगवान है उनको हस्तांतरित हो, ऐसा कहा जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है, क्योंकि अल्लाह हमेशा के लिए इसकी वक्फ संपत्ति भी हमेशा के लिए है। वक्फ विधेयक का उद्देश्य क्या है? जो निम्नलिखित मुद्दों का समाधान करता है। जो वक्फ विधेयक बिल आया है वो क्या क्या है? देखिए, वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी को दूर करने की एक प्रक्रिया है। वक्फ भूमि अभिलेखों को अधूरा सर्वेक्षण और म्यूटेशन जो नहीं हुआ उसकी भी जानकारी देता है। महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों के लिए अपर्याप्त प्रावधान है इसमें। अतिक्रमण सहित बड़ी संख्या में लंबे समय से चल रहे मुकदमों जो लंबित थे, वर्ष 2013 में 10,381 मामले लंबित थे, जो अब बढ़कर 21,618 हो गए हैं। किसी भी संपत्ति को अपनी जांच के आधार पर वक्फ की संपत्ति घोषित करने की वक्फ बोर्डों की अतार्किक शक्ति है। ये गलत है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बना लेते हैं। सरकारी भूमि को वक्फ घोषित करने से जुड़े कई विवाद हैं। वक्फ संपत्तियों को उचित लेखा जोखा और लेखा परीक्षण का अभाव है। वक्फ प्रबंधन में प्रशासनिक अक्षमता है। ट्रस्ट संपत्तियों के साथ अनुचित व्यवहार होता है। उसके साथ साथ दोस्तों, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में हितधारकों का कम प्रतिनिधित्व है। अब वक्फ विधेयक का आधुनिकीकरण किया गया है। जो बिल है उसमें क्या क्या किया गया है? वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है दोस्तों, पढ़िए। वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित गैर मुस्लिम संपत्तियां। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों और व्यक्तिगत संपत्तियां अधिकारों की सुरक्षा करते हुए वक्फ की जो संपत्ति प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। विभिन्न राज्यों में वक्फ संपत्ति के दावों को लेकर विवाद देखे गए हैं, जिससे कानूनी लड़ाई और सामुदायिक चिंताएं पैदा हो गई हैं। सितंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में कुल 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्तियां घोषित किया गया है। मुस्लिम महिलाओं और कानूनी उत्तराधिकारों के अधिकार विधेयक में स्वयं सहायता समूह और वित्तीय स्वतंत्रता कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना है।
फिर तीसरा उद्देश्य क्या है? गरीबों का उत्थान। वक्फ धार्मिक, धर्मार्थ और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर वंचितों के लिए। हालांकि कुप्रबंधन, अतिक्रमण और पारदर्शिता की कमी का इसका प्रभाव अक्सर कम हो जाता है। इसके साथ साथ प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदायों के अन्य संप्रदायों का सशक्तिकरण। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को बेहतर वक्फ शासन और निर्णय लेने के लिए विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देकर अधिक समावेशी बनाना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, वक्फ संशोधन को जो असीमित शक्तियां प्राप्त है कि एक बार अगर वक्फ ने कह दी कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है तो वो कभी बदला ही नहीं जा सकता। यानी सरकारी संपत्तियों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया है, जो गलत है। कहने का मतलब है कि, और इसके साथ साथ इसमें वक्फ बोर्ड के तहत गरीबों का भला नहीं हो रहा है। वक्फ वक्फ बोर्ड में जो है मतलब ऐसे अप्रशासनिक लोग हैं जिनमें कोई क्षमता नहीं है निर्णय लेने का। तो इन सब चीजों का सुधार होने का ही जानकारी वक्फ संशोधन बिल में दिया गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए।